हेलो क्लास, कैसे हो? बढ़िया। क्या बोर हो रही हो? अच्छा, चलो बोर होने से अच्छा है कुछ हम शुरू कर लेते हैं। आज मैं आपको बता दूंगा किसके बारे में। आपके पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा। क्लास 12th में पहुंच चुके हो आप लोग। तो पॉलिटिकल साइंस के अपनी एक बुक है। कौन सी? समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, इसका पहला चैप्टर जो है वो है शीत युद्ध का दौर। दोस्तों, हाँ, हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस चैप्टर को। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो बताइए कमेंट्स में। ठीक है, तो चलिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो शीत युद्ध का दौर क्या था, क्यों था और कैसे था, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहला चैप्टर जैसे कि बताया मैंने, शीत युद्ध का दौर। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? अपने प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पता ही होगा आप सबको। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था कब? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, वो हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो शीत युद्ध का दौर जो था उसका स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध से। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की जैसी एंडिंग हुई, शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ था बताता हूं मैं। तो हो क्या रहा था? हो यूं रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच चल रहा था? दो शक्तियों के बीच चल रहा था। कौन कौन सी शक्ति थी? एक था ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। ठीक है, अब ये ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र क्या होता है तो बता रहा हूं मैं कि क्या होता है ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र एक ग्रुप था, एक मित्र राष्ट्र एक ग्रुप था। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर कौन कौन थे? तो ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी, ठीक है, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस, ठीक है, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ठीक है, क्या हो रहा था? हो ये रहा था कि ये मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच चल रहा था दूसरा वर्ल्ड वार। ठीक है, जिसमें कि ध्रुवीय राष्ट्र के इटली और जर्मनी हार मान जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। हार मान जाते हैं, ठीक है, और हथियार डाल देते हैं। लेकिन क्या इटली और जर्मनी, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि जापान जो था ये इनके ऊपर अटैक किए जा रहा था, बम बारूद इनके ऊपर फेंके जा रहा था। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया? ये जो अमेरिका है, पहले बता दूं, यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार था। अब अमेरिका जो था यानी कि यूएसए, ठीक है, और जापान। यूएसए ने क्या किया कि जापान के दो शहर थे। एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। ठीक है, एक हिरोशिमा था और दूसरा नागासाकी। तो यूएसए यानी कि अमेरिका ने क्या किया कि इनके दो शहर, जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी के ऊपर क्या किया? परमाणु बम गिरा दिए। ठीक है, कब? 9 अगस्त और 6 अगस्त को 1945 में। ठीक है,
इनके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। और जैसे तो जापान पहला ऐसा देश बन गया जिसने परमाणु बम का सामना किया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जापान हार मान जाता है और कौन जीत जाता है, जीत जाते हैं मित्र राष्ट्र वाले। ठीक है, ये विजयी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं विजयी, जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्र के अंदर ही थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सोवियत संघ जो होता है यानी कि रूस जो होता है, यूएसएसआर, इसको ऐसा लगता है कि जब जापान कुछ समय बाद, मतलब कि जापान भी कुछ समय, जैसे कि इटली और जर्मनी ने अपने हथियार डाल दिए थे जल्दी ही, तो कुछ समय बाद क्या करने वाला था, जापान भी अपने हथियार डालने वाला था, मतलब जापान भी हार मानने वाला था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। तो सोवियत संघ कहता है कि जब जापान अपने हथियार डालने वाला था कुछ समय बाद, तो आपको परमाणु बम गिराने की क्या जरूरत थी। किसे कहा, यूएसए को, अमेरिका को। ठीक है, इसे कहा कि आपको परमाणु बम गिराने की जरूरत क्या थी। ठीक है, सोवियत संघ को ऐसा लगा कि यूएसए से, क्योंकि दोनों पावरफुल थे, ये भी पावरफुल था और ये भी पावरफुल था, तो ये अमेरिका को क्या लगा कि सोवियत संघ को क्या लगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, मुझे पावर दिखा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा करके वो दुनिया का क्या बनना चाहता है, सरपंच बनना चाहता है। ठीक है, अपनी दुनिया में धाक जमाना चाहता है। तो सोवियत संघ अलग हो जाता है किससे, मित्र राष्ट्र से, ये अलग हो जाता है। ठीक है, मित्र राष्ट्र जो कि विजयी हुआ था उससे सोवियत संघ अलग हो जाता है। फिर क्या होता है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्टार्ट हो जाता है शीत युद्ध। ठीक है, युद्ध और शीत युद्ध में एक अंतर है, युद्ध होता है जिसमें कि खून खराबा होता है, सेनाएं मरती हैं, लोग मरते हैं। ठीक है, ये होता है युद्ध। और शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच युद्ध तो चल रहा था, लेकिन वो खून खराबे वाला युद्ध नहीं था। ठीक है, समझ में आया, वो खून खराबे वाला युद्ध नहीं था। कैसा युद्ध था वो तनाव वाली, टेंशन वाली। ठीक है, टेंशन वाला युद्ध था, मतलब कि दोनों के बीच बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दुनिया को लगता है क्या कि अब तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा, मतलब थर्ड वर्ल्ड वार होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, शीत युद्ध, कि दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा, तनाव बनी रही, टेंशन बना रहा, युद्ध जैसी कई बार स्थिति भी हुई लेकिन युद्ध नहीं हुई। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, समझ में आया शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट्स इसके अंदर क्या था, क्यूबा। ठीक है, क्या था, क्यूबा। तो क्यूबा क्या था, क्यूबा एक द्वीप था, छोटा सा द्वीप था, जो कहाँ पे था, अमेरिका के तट पे। ठीक है, अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप था जिसे हम क्यूबा कहते हैं, क्यूबा उस देश का नाम है। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्यूबा का संबंध जो था, क्यूबा का संबंध किसके साथ था, क्यूबा का संबंध था सोवियत संघ के साथ। किसके साथ, सोवियत संघ के साथ। ठीक है, लेकिन वो किसके तट पे था, वो था अमेरिका के तट पे, यानी कि अमेरिका के नजदीक था। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि सोवियत संघ ने यहाँ पे क्यूबा के अंदर अपने कुछ पर्सनल चीजें रखी हुई थी, जैसे कि फॉर्मूले होते हैं मिसाइलों के, बम बारूद रखे होते हैं। ठीक है, सोवियत संघ ने अपने यहाँ पे, कहाँ पे, क्यूबा में। तो अमेरिका क्या करता है, यहाँ पे अपनी सेना भेजता है। ठीक है, गुप्तचर भेजता है। तो सोवियत संघ को लगता है क्या कि अमेरिका जो है क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है, कहाँ पे, क्यूबा में। ठीक है, तो सोवियत संघ के नेता जो थे खुश्चरेव, उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के ऊपर मिसाइलें तैनात करवा दी। ठीक है, मिसाइलें तैनात करा दी, खुश्चरेव ने क्या करा दी, मिसाइलें तैनात करा दी, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर।
जब अमेरिका के ऊपर मिसाइलें तैनात हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी जो थे उनकी सीमा भी क्यूबा के ऊपर इन्होंने मिसाइलें तैनात कर दी। तो क्यूबा के ऊपर जब मिसाइलें तैनात हुई तो क्या हुआ कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी थे इनको लगा क्या कि हमारा सीमा भी खतरे में आ जाएगा। जब मान लो कि मिसाइलें गिरेंगी क्यूबा के ऊपर, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, तो एक आध बम तो हमारे यहाँ पे भी गिर सकता है, अमेरिका पे भी। तो अमेरिका के लिए वो टेंशन बढ़ गई। ठीक है, तो अमेरिका अब क्या करता है, अमेरिका करता है क्या कि वो नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन उसे धमकाना चाहता है सोवियत संघ को। वो प्यार से नहीं कहता कि आप युद्ध मत करो, वो करता है कि अमेरिका जो होता है वो डायरेक्ट इसके ऊपर, सोवियत संघ के ऊपर ये भी अपने मिसाइलों को तैनात कर देता है। जब तैनात करता है तो क्या होता है कि दोनों विश्व महाशक्ति एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तो दुनिया को ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, तीसरा वर्ल्ड वार होके रहेगा। ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता। ठीक है, दोनों नेता आपस में मिलते हैं, अमेरिका के और सोवियत संघ के, और एक दूसरे से बातचीत से ही इस युद्ध को वहीं पे रोक लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, ये घटना हुई थी अपने 1962 के अंदर। ठीक है, याद रखना 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। तो समझ में आया क्यूबा मिसाइल संकट। तो इस प्रकार से दुनिया तीसरी विश्व महाविश्व युद्ध से बच गई। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर। तो तीसरा पॉइंट से अपना थर्ड पॉइंट्स होगा क्या कि महाशक्तियाँ जो होती थी वो छोटे देशों के साथ दोस्ती क्यों करती थी। ठीक है, छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती थी, या फिर दोस्ती गठबंधन क्यों करती थी। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि गठबंधन, छोटे देश महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों करते थे। तो दोस्तों इसके कुछ कारण हैं। ठीक है, मैं 4 पॉइंट्स बताता हूँ जल्दी जल्दी। पहला इसका पॉइंट्स होगा कि उनके महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए, जो हम छोटे देशों के पास महत्वपूर्ण संसाधन होते थे उनके ऊपर ये लोग कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्या होगा, दोस्ती हो जाएगी, गठबंधन हो जाएगी, तो जब भी इनको संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो इन छोटे देशों से इन्हें आसानी से मिल जाएगी। दूसरी बात क्या, तो दूसरी बात होगी कि भू क्षेत्र के लिए, मतलब क्या कि उनकी जो भूमि होगी, उनका जो जगह होगा, उसका भी वो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तीसरा इसलिए वो दोस्ती करते थे, गठबंधन करते थे, ताकि उनकी सैनिक अड्डे वो लोग बना सकें। मतलब कि अपनी जगह तो है ही, लेकिन दूसरे देशों में भी अपने सैनिक अड्डे बना ले। ठीक है, ताकि अगर उन्हें किसी के ऊपर किसी समय आक्रमण करने की ज़रूरत पड़े तो वो सैनिक अपने देश से ना मंगा करके वहीं से नज़दीक में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो सैनिक अड्डे ही बना लेते थे। चौथा, आर्थिक सहायता, मतलब जब भी उनको कहीं युद्ध हो जाती है, कुछ हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं, तो जब भी उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी वो छोटे देशों से आराम से ले सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या था अपना, आर्थिक सहायता। तो वो लोग इसीलिए दोस्ती करते थे, गठबंधन बनाते थे महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ, ताकि उनके इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी, पहले महत्वपूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, भू क्षेत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे वो लोग, सैनिक अड्डे बना लेंगे उनकी जगहों को, और चौथा जब भी उनको आर्थिक सहायता पड़ेगी तो उनसे आर्थिक सहायता भी ले लेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं हम लोग। तो चौथा पॉइंट्स होगा हमारा गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष क्या था, इसकी कब स्थापना हुई, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी कि गुट निरपेक्ष क्या था। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष था दोस्तों, जैसे शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो शीत युद्ध चल रहा था कि सब किसी न किसी गठबंधन में शामिल हो जा रहे थे, कहीं ना कहीं भाग रहे थे, या तो अमेरिका के साइड जा रहे थे या तो सोवियत संघ के साइड जा रहे थे, मतलब दोस्ती गठबंधन बना रहे थे। ठीक है, तो इसके प्रसार को रोकना ही गुट निरपेक्षता का मकसद था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ, पहले जान लेते हैं कि ये हुआ कब। ठीक है, तो ये हुआ, इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था कब, 1961 के अंदर, कहाँ पे, बेलग्रेड में। ठीक है,
जिसका मकसद क्या क्या था। पहला जैसे मैंने बताया कि वो शीत युद्ध के प्रसार को रोकना चाहते थे, शीत युद्ध का जो दायरा बढ़ता जा रहा था उसके प्रसार को रोकना। और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बहुत से नौ स्वतंत्र अफ्रीकी देशों राष्ट्रों का उदय। तो बहुत सारे नए देशों को आज़ादी दिलाना, ठीक है, जो किसी ना किसी गुलामी कर रहे थे उनको नव स्वतंत्र कराना। और तीसरा उनका मकसद था कि भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र, इंडोनेशिया और घाना में आपसी सहयोग बने, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के किया गया था। तो समझ में आया गुड ट्रिपेक्स कब बनाया गया था, ठीक है। इसमें कुछ और भी देश शामिल थे, ठीक है, जिसमें भारत पहला था। 1956 में बांडुंग सम्मेलन हुआ बेलग्रेड के अंदर, तो वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। गुट निरपेक्षता के संस्थापक थे 5। पहले थे, बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत से थे नेहरू। दूसरे अपने थे जोसेफ ब्रॉज टीटो, ये थे यूगोस्लाविया के। तीसरे थे सुक्रोना, ये थे इंडोनेशिया के। चौथा थे गमाल अब्दुल नासिर, ये थे मिस्र के। और तीसरे थे लास्ट 5वें वामो एनक्रोमा, ये थे घाना से, ठीक है। तो ये वो 5 नेता हैं जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, गुट निरपेक्षता की, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम फटाफट जान लेते हैं कि गुट निरपेक्षता का डेफिनेशन क्या है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी देश का अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होकर उनसे दूरी बनाना, ठीक है। मतलब कि किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे और उनसे हम लोग दूरी बना के रखेंगे। जैसे कि ना तो हम अमेरिका में जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ में जाएंगे। क्या हुआ कि जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो अमेरिका अलग गठबंधन बनाने लग गया और सोवियत संघ अलग गठबंधन, दोनों मतलब महाशक्ति बनने के लिए गठबंधन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो गठबंधन एक तो अमेरिका था और दूसरा यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। तो या तो आप अमेरिका के साइड जाओ या तो आप इसके साइड जाओ। तो इन दोनों से हमें दूर रहना था, ठीक है। किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे जो भी गुट निरपेक्षता को अपनाएगा। उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना, ठीक है। जो भी वो कहेंगे उनमें बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करना है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने वाले देश वे विदेश नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होंगे, और जो गुट निरपेक्षता को अपनाएगा वो आज़ाद रहेगा और देश विदेश जो भी नीतियाँ अपनाना चाहता है वो अपना सकता है। या अगर आप गुट में शामिल होगे तो गुट में शामिल होने का मतलब होता है कि या तो आप अमेरिका की बात मानो या तो आप यूएसएसआर की बात मानो, ठीक है। अगला चलते हैं, गुट निरपेक्षता के आंदोलन की स्पष्ट नीतियाँ बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता करना मतलब कि जो भी काम हो रहा है उनमें युद्ध जैसी स्थिति मान लो किसी में हो रही है तो उसमें मध्यस्थता करके उनके लड़ाई को ख़त्म करना और विश्व शांति को बढ़ाना। नौ स्वाधीन राष्ट्रों, अल्प विकसित और पिछड़े राज्यों देशों को विकास के प्रयास करना, मतलब उनको विकास के रास्ते पर लाना, ठीक है। शीत युद्ध के दायरे से बाहर रहते हुए संसार के विकसित राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, ठीक है। और आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्राप्त करना। साम्राज्यवाद और रंग भेद की नीति का विरोध करना। ये था इसकी गुट निरपेक्षता की अपनी कुछ नीतियाँ, ठीक है। तो अब कहते हैं कि भारत जब गुट निरपेक्षता आंदोलन को बनाने में उसके महत्वपूर्ण सक्रिय थे तो उसने भारत के लिए कौन सी भूमिका निभाई थी शीत युद्ध के दौरान। तो बता दो कि भारत ने कौन सी, भारत ने सजग व सशक्त रूप से अपने को दोनों खेमों से दूर रखा। पहली बात तो यही, ना तो अमेरिका की साइड गया ना ही सोवियत संघ का साइड, ठीक है, और अपने लाभ के हित में काम करता रहा। दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नौ स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का जोरदार विरोध किया और किसी भी दूसरे देशों को उन खेमों में जाने से उस दूसरे देशों को रोकता रहा ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके विश्व के सामने। तो चलते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट्स यानी कि 5वें पॉइंट्स की ओर। ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।
तो ये है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या? 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। या फिर कह लें यूं कि टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये क्या था? तो ये था कि मैक्सिमम देश, अब क्या हो रहा था कि जितने भी मैक्सिमम देश थे वो 9 अंतर्राष्ट्रीय थे। अंतर्राष्ट्रीय में मतलब अभी भी आज़ाद हो रहे थे, नए देशों के अंदर आज़ाद होते थे, जिन्हें कि क्या चीज़ें चाहिए थी? आर्थिक विकास करना बहुत तेज़ी से। बहुत गरीब थे वो लोग, उनका अभी तक क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, क्योंकि वो कोई ना कोई देश उनके ऊपर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था, उपनिवेश बना रखा था उसे। तो अब उन्हें ज़रूरत थी कि वो क्या कर सके? अपना विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो ये कैसे होगा? बिना किसी की हेल्प के तो होगा नहीं। तो अमेरिका ने एक प्लान सोचा कि अगर ऐसा करता हूँ तो हो सकता है कि ये लोग मेरी तरफ आ जाए। ठीक है, तो सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक मीटिंग होती है, जिसे हम अंकटाड कहते हैं, में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर शीर्षक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मतलब एक नया पॉलिसी रखा गया कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इनके साथ व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे होगा? तो वो होगा कैसे? तो उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे। पहला था कि अल्प विकसित देशों को अपने उन संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी कर रहे थे। मतलब अब उनके जो संसाधन थे, जो उनके रिसोर्स थे, उन पर उनका अपना हक होगा। जिन देशों का अल्प विकसित देश थे, अब उनका इसके ऊपर, संसाधन के ऊपर उनका अपना हक होगा। ठीक है। दूसरा कि अल्प विकसित देशों की पहुंच भी कहाँ तक होगी? पश्चिमी बाजारों तक। मतलब अल्प विकसित देश जो भी बनाएंगे वो अब अपना कहाँ तक बेच सकते हैं? पश्चिमी बाज़ारों में जा कर के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी बाज़ारों तक इनकी पहुंच होगी। तो तीसरा होगा, अल्प विकसित देशों को दी जा रही तकनीक की लागत को पश्चिमी देश कम करेंगे। ठीक है, जो भी तकनीक लागत आ रही है वो अल्प विकसित देशों को विकसित देश कम रेट पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में अल्प विकसित देशों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। ठीक है, मतलब आर्थिक संसाधनों पर, मतलब इनको क्या होगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में अल्प विकसित देशों का अपनी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे जो कि पहले चैप्टर को कंप्लीट कराने में अपना योगदान रखते हैं। ये पांचों अगर आप कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक चैप्टर को याद कीजिए, फिनिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।